स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स के पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे मिक्सचर की। मिश्रण का एक हिस्सा हमने कल आपको समझाया था कि इसे कैसे करना है। मिश्रण के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें मिश्रण का उपयोग ना किया जाए, चाहे वो औसत हो, आपने देखा भी होगा एक सवाल औसत में भी था, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम डिस्टेंस हो, चाहे CISI हो, सभी में एवरेज में, चाहे परसेंटेज में, सभी में आपके मिक्सचर का यूज किया जाता है। मतलब इस एंगल से अगर हम देखें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब में शामिल है और आज की तारीख में मिश्रण से 2 से 3 सवाल लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिश्रण वास्तव में है क्या? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई एक मिश्रण यहां पर है जिसकी मात्रा मान लीजिए x है, यहां पर कोई एक मिश्रण है जो y है और इन दोनों को मिलाने के बाद सपोज ये z है। अब ये जो z का मान है इन दोनों में से किसी एक से छोटा होगा और किसी एक से बड़ा होगा, मतलब ये जो z है वो इन दोनों के कहां पे आ जाएगा? बीच में। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये रहती इसमें हमने वास्तव में x और y को मिलाया है जिसकी वजह से हमें क्या मिला है? z। पहली बात। दूसरी बात, ये जो तीनों राशियां हैं इन तीनों राशियों की जो इकाई है वो सदैव क्या होनी चाहिए? समान। अगर ये रुपया है तो ये भी रुपया होगा, अगर ये प्रतिशत है तो ये भी प्रतिशत होगा, अगर ये क्रय मूल्य है तो ये भी क्रय मूल्य होगा, अगर ये लाभ है तो ये भी लाभ होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि तीनों की जो इकाइयां हैं वो क्या रहेंगी? समान। ये 2 बातें हमेशा हमको ध्यान में रखनी है कि मिलाने के बाद जो मान आएगा वो इन दोनों के बीच का होगा, पहली बात। और दूसरी बात, इन तीनों की जो इकाइयां होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सवाल। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे कह रहा है कि 2 प्रकार के चावलों की कीमत 10.20 रुपया तथा 15.40 रुपया प्रति किलोग्राम है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम के बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि। अगर लाभ और हानि दोनों ही नहीं हो रहा है, मतलब बात किसकी हो रही है? क्रय मूल्य की। और पहले भी जो आपको दोनों कीमतें दी गई हैं वो क्या है? क्रय मूल्य। सवाल में आपको दिया क्या गया है? सवाल आपको यह कह रहा है कि एक प्रकार के चावल की कीमत 10.20 रुपया है। पहला सवाल, इसकी कीमत कितनी है? 10.20 रुपया। दूसरे वाले की कीमत कितनी है? 15.40 रुपया। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो कीमत बन रही है वो बन रही है 13.50 रुपया। अब हमसे ये पूछा ये जा रहा है कि इन दोनों को वास्तव में किस अनुपात में मिलाया गया। अब इस सवाल को लगाने के लिए ये 13.5 इन दोनों के बीच में होना चाहिए, है ये क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य है, ये रुपया है, मतलब सवाल हमारा परफेक्ट है। अब अगर मैं इसको हल करने की बात करूं तो या तो मैं इसका जीरो और इसका जीरो तीनों को कैंसिल कर देता हूं। अब यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो तीनों के दशमलव भी मैं कर देता हूं कैंसिल। अब देखिए 135 में से अगर मैं 102 को घटाऊंगा उसको इधर लिखूंगा। 135 में 102 घटेगा तो बचेगा कितना? 33। और 154 में 135 घटेगा, यहां एक्चुअली में क्या हो रहा है? ये मैंने लिखा है 135 माइनस 102 और ये मैं लिख रहा हूं 154 माइनस 135। यहां कितना बचेगा? 19 रुपया। मतलब जो रेशियो बनेगा आपका वो बनेगा 19:33। अब मान लीजिए यहां पर अगर ये बोल दिया गया होता कि इसकी जो मात्रा है वो 38 किलोग्राम है, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाती? 19 बराबर 38, तो 33 बराबर कितना हो जाता? 66। या अगर मान लीजिए ये बोल दिया गया होता कि ये 9.5 किलो है, तो 19 बराबर 9.5, तो 33 बराबर कितना हो जाता? 16.5 किलो। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसका मान ये तीनों की तीनों जो डाटा है ये सदैव समान इकाइयां होनी चाहिए। आइए देखते हैं एक और सवाल।
सवाल आपसे कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर, शुद्ध दूध की कीमत 10.80 रुपए प्रति लीटर और मिश्रण में पानी की मात्रा 16 लीटर हो तो दूध की मात्रा ज्ञात करें। अभी जो हम मात्रा की बात कर रहे थे वो यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल में मिश्रण किसका बनाया गया है? दूध और पानी। मिश्रण की कीमत आपको दी हुई है 9 रुपए प्रति लीटर, शुद्ध दूध की कीमत दी हुई है 10.80 प्रति लीटर, लेकिन यहां पर पानी की कीमत नहीं दी गई है। दोस्तों जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो वहां पर पानी की कीमत को हम क्या मान लेते हैं? 0। अब क्या क्या मिलाया गया है? यहां पर दूध है और क्या है? पानी। दूध की कीमत कितनी है? 10.80 रुपया। पानी की हम मान लेते हैं 0 रुपया। दोनों को मिला के जो मिश्रण बना इसकी कीमत है 9 रुपए। ये तो हमारा सवाल है। आगे सवाल में आपको ये बोल रहा था कि यदि पानी की मात्रा 16 लीटर है, इसकी मात्रा कितनी है? 16 लीटर। अब यहां पर दशमलव है, यहां पर दशमलव नहीं है। अब या तो आप इसको दशमलव में से घटा दीजिए, ये 0 तो ऐसे हटाया जा सकता क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं। अब अगर मैं इसको हल करने की बात करूं तो चाहे यहां पे दशमलव है तो यहां भी दशमलव के बाद 0 और यहां भी दशमलव के बाद 0, तो ये दशमलव भी कैंसिल, ये तो ऑलरेडी कैंसिल। ये अब ये कितना हो गया? 108, ये 90, ये 0। अब अगर 90 में से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90। 108 में इसको घटाएंगे, 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। मतलब अनुपात कितना है? 90 और 18 का। या हम इसको बोल सकते हैं 18 कम 18, 18 पंचे 90। मतलब अगर दूध है 5 तो पानी है 1। अब दूध पानी की जो मात्रा है वो कितनी दी गई है? 1। मतलब 1 बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 16 लीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? अगर हमसे दूध की मात्रा पूछेगा तो दूध यहाँ पे कितना है? 5। मिश्रण पूछेगा तो मिश्रण कितना हो जाएगा? दूध और पानी दोनों मिला के मतलब 6। हमसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है? हमसे सवाल में पूछा ये जा रहा है कि दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दूध हमारा कितना है? दूध है 5, तो 5 बराबर 5 गुणे 16 बराबर कितना हो जाएगा? 80 लीटर। और यही हमारे इस सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? तीसरा सवाल हमसे कह रहा है 25 रुपए प्रति लीटर वाली स्पिरिट में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। पहली बात, इस सवाल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 25 रुपए प्रति लीटर वाली स्पिरिट, मतलब ये जो 25 रुपया है ये वास्तव में स्पिरिट का क्रय मूल्य है। मिलाया किसके साथ जा रहा है? पानी के साथ। तो पानी की कीमत को हम कितना मान लेंगे? 0। मिश्रण की कीमत के बारे में वो बोल रहा है कि 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। मतलब ये जो 20 रुपए है ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब यहां पर एक दिक्कत आ गई। दिक्कत मैंने आपको क्या बताया? मिश्रण के सवालों में तीनों ही इकाइयां समान होनी चाहिए। अब अगर स्पिरिट की कीमत 25 रुपए प्रति लीटर क्रय मूल्य है तो इसे भी आपको क्रय मूल्य ही बनाना पड़ेगा। और या तो फिर वहां पर जो 25 रुपए प्रति लीटर है अगर ये विक्रय मूल्य है 20 रुपए मिश्रण का, तो स्पिरिट वाले को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? विक्रय मूल्य। पर वहां चूंकि लाभ और हानि प्रतिशत नहीं दिया गया है इसलिए स्पिरिट की कीमत को हम विक्रय मूल्य नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि जो मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया गया है उसको हम क्या बना देंगे? क्रय मूल्य। सवाल में आपको जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि स्पिरिट का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 25 रुपए और मिश्रण का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 20 रुपए। ये आपको दिया। अब ये क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। अब जब ये विक्रय मूल्य तो इसे हम क्रय मूल्य बनाएंगे तो यहां पर जो लाभ दिया हुआ था वो दिया हुआ था 25%। मतलब 125% बराबर है 20 रुपए। तो 100% बराबर मतलब ये बात हो रही है किसकी? क्रय मूल्य की। तो 100% बराबर हो जाएगा 20 बटे 125 गुणे 100। ये 5, ये 4, 5 चौके 20। मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 100। अब बात क्लियर हो गई। इधर क्या है? स्पिरिट, इधर क्या है? पानी। अब स्पिरिट की कीमत
25, इसकी कीमत 0, मिलाने के बाद कीमत कितनी हो जाएगी 16, घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो 16, इसको घटाएंगे तो 9, मतलब रेशियो बनेगा 16:9 का। सवाल में आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा जा रहा है, सवाल में आपसे पूछा गया है कितना 25 रुपए प्रति लीटर वाले स्पिरिट में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को, मतलब आपसे कोई मात्रा नहीं दी गई थी, इसलिए हम यहाँ रेशियो ही लिखेंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16:9। अगर यहाँ पे स्पिरिट की मात्रा दी गई होती तो फिर हम पानी की भी मात्रा निकालते। इस तरह का सवाल थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि आजकल सवाल को सीधा सीधा न लेकर के अक्सर इस तरह की बात दे दी जाती है जहां पर कि आपको इकाइयों को बैलेंस करना पड़ता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि, तो कुल जनसंख्या कितनी हो जा रही है 8600। मतलब सवाल में आपसे जो कहा जा रहा है वो क्या है, पूर्व संख्या कितनी है, पूर्व की जो जनसंख्या है वो कितनी दी गई है 8000, बाद की जो जनसंख्या है ये कितनी दी गई है 8600। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, वृद्धि हुई है संख्या में, और वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि बराबर है कितने की 600 की, कितने पर 8000। अब सवाल में बात की गई है पुरुष और महिलाओं की। अब यहां पर दो तरीके हैं, पुरुष और महिलाओं में जो वृद्धि आपको दी गई है वो किस में दी गई है, प्रतिशत में, कि पुरुषों में 6 और महिलाओं की संख्या में 10। यहां एक दिक्कत है, अगर पुरुषों में 6% की वृद्धि हुई है तो या तो हम इसको भी प्रतिशत बना लें, और या तो फिर हम यहां पर क्या है पुरुष और यहां पर क्या है महिला। हम एक चीज इमेजिन करेंगे, अगर मान लीजिए उस पूरे शहर में केवल पुरुष ही पुरुष होते तो संख्या में कितने की वृद्धि होनी चाहिए थी, और अगर उस शहर में केवल महिलाएं ही महिलाएं होती तो संख्या में कितने की वृद्धि होनी चाहिए थी, और वास्तव में वृद्धि हुई कितने की। अब यहां दिक्कत जो है वो ये है कि दो आंकड़े प्रतिशत में है और एक आंकड़ा संख्या में है, तो या तो हम प्रतिशत को संख्या में बदलें और या तो हम संख्या को प्रतिशत में बदल लें। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं। सवाल क्या बोल रहा है, पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि बता रहा है 6%, महिलाओं की संख्या में कितने की बता रहा है 10%, मतलब 8000 गुणे 6/100 1 2 1 2, मतलब यहां पर मामला कितने का है 480। महिलाओं में 10%, मतलब 8000 गुणे 10/100 1 2 1 2, मतलब यहां पर मामला कितने का है 800, और जो वास्तव में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है 600 की। अब अगर मैं इसको हल करूंगा, 800 में से 600 गया तो कितना 200, और 600 में से 480 गया तो कितना 120, ये और ये कैंसिल, तो ये 5 और ये 3। मतलब अगर पुरुषों की संख्या 5 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है 3, और ये जो टोटल योग है ये कितना है 8000। तो जब 8 बराबर कितना 8000 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000। आपसे सवाल में अगर पुरुष पूछा गया है तो पुरुष निकाल दीजिए, महिलाएं पूछी गई हैं तो महिलाएं निकाल दीजिए। आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या दोनों की पूछी गई है, तो जब 1 बराबर 1000 है तो 5 बराबर कितनी 5000, और 3 बराबर कितनी हो जाएगी 3000। ये सवाल कैसा था, इस सवाल को हमने किस में ले लिया था प्रतिशत में, प्रतिशत को हमने कहे में बदल दिया है संख्या में। लेकिन अगर इसी को मैं प्रतिशत में बदलता तो यहां पर वृद्धि कितना है इतनी, तो जो वृद्धि प्रतिशत है वो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 600 की वृद्धि हुई कितने में 8000 में, गुणे कितना 100 1 2 1 2 1 और 1, 4 दूनी 8 15 चौके 60, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 7.5%। अब यहां पर है पुरुष, यहां पर है महिला, ये कितनी है 6%, ये कितनी है 10%, और ये कितनी है 7.5%। घटाएंगे तो ये कितना 2.5%, ये 1.5%, दशमलव और दशमलव कैंसिल, तो ये 5 ये 3, दोनों मिलाकर कितना 8000, तो 8 बराबर 8000, तो 1 बराबर
1000 तो 5 बराबर 5000 और 3 बराबर, ये सवाल। अगर संख्या में लेके चलेंगे तो सवाल ऐसा लगेगा, प्रतिशत में लेके चलेंगे तो सवाल ऐसा लगेगा। देखने की बात यह है, कोई आवश्यकता नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 जगह प्रतिशत है तो क्यों ना हम इसी को डायरेक्ट प्रतिशत में बदल लें। लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए यह बात आपको जानना जरूरी है कि ये जो 600 की वृद्धि हुई है ये किस पर हुई है, 8000 में। और चूंकि प्रतिशत में बदलेंगे इसलिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक और सवाल। सवाल आपसे कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 9600, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 6% की कमी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर महिलाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, महिलाओं की संख्या में क्या हुई है, कमी। तो पुरुषों की संख्या में 10 की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 6 की कमी। फिर सवाल क्या बोल रहा है, आगे सवाल ये बोल रहा है, तथा कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है पुरुषों और महिलाओं, मतलब यहां पर वृद्धि और कमी, बात टोटल जनसंख्या की नहीं हो रही है, यहां हम क्या ले रहे हैं, वृद्धि या कमी। तो अब वृद्धि और कमी में पुरुषों की संख्या में 10 की वृद्धि हो रही है, महिलाओं की संख्या में 6 की कमी हो रही है, कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रह रही। अपरिवर्तित मतलब अगर हम संख्या के रूप में देखें तो भी शून्य, अगर हम प्रतिशत के रूप में देखें तो भी शून्य, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है टोटल में वो कितनी हुई है, 0% की। मतलब सवाल जो आपसे कहने जा रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है, ये है पुरुष, ये है महिला। पुरुष की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 10% की, लेकिन महिला की संख्या में कितने की कमी हो गई है, 6% की। और दोनों को मिलाया जाए तो यहां मामला कितना है, 0%। ये 0% में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि तीनों की इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान। अब अगर 10 में से हम 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 0 में से 6 को घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो अब ये 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, और ये टोटल मिलाकर के कितना है, 9600। मतलब 8 बराबर 9600, तो 1 बराबर 1200। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, सवाल में आपसे पूछा ये जा रहा है, शहर में पुरुषों और महिलाओं दोनों की संख्या पूछी गई है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 1200, मतलब कितने, 3600। महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 5 गुणे 1200, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6000। सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेम सवाल है, केवल फर्क ये है, पहली बात यहां पर माइनस में था, दूसरी बात जब भी जनसंख्या अपरिवर्तित रहने की बात करेगा तो वृद्धि या कमी को हम सदैव कितना लेंगे, 0%। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे यह कह रहा है कि एक परिवार में 8 वयस्क हैं तथा शेष बच्चे, मतलब बच्चों की संख्या आपको नहीं दी गई है, सवाल केवल यह बोल रहा है कि वयस्कों की संख्या कितनी है, 8। सभी सदस्य औसतन 10.8, सबको मिला दिया जाए तो खपत कितनी है, 10.8 किलोग्राम प्रति माह की। सभी वयस्कों की खपत 15 किलोग्राम और सभी बच्चों की खपत कितनी है, 6 किलोग्राम प्रति माह। मतलब सवाल में आपसे जो सीधा सीधा कहा जा रहा है वो ये कि एक परिवार है जहां पर कुछ वयस्क हैं और कुछ बच्चे। वयस्कों की जो संख्या है वो कितनी है, 8। वयस्कों की संख्या कितनी है, 8, तो बच्चों की नहीं दी गई है तो हम इसको मान लेते हैं x। अब आगे बोल रहा है सभी सदस्य इतना, वयस्कों की खपत कितनी है, ये कितनी है, 15 किलो, ये कितनी है, 6 किलो, और अगर इनको मिला दिया जाए तो टोटल जो खपत है वो कितनी है, 10.8। अब आपसे पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछा गया है बच्चों की संख्या, मतलब इस x का मान। अब देखिए ये जो 10.8 है इससे छोटा है और इससे बड़ा। अब आप चाहो अगर तो इस दशमलव को यदि हटाना चाहोगे तो ये दशमलव हटेगा तो यहां भी 0 लगाना पड़ेगा, यहां भी 0 लगाना पड़ेगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब 150 में से 108 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42, और 108 में से यदि मैं 60 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 48। अब अगर मैं काटूं तो ये 8, तो ये कितना है, 7। ध्यान रखिएगा जब दशमलव को हटाते हैं
दशमलव की बैलेंसिंग रेशियो के फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें पूरे रेशियो के जितने मूवमेंट्स हैं और दोनों तरह की बैलेंसिंग है। भिन्न में होगी तो कैसे बैलेंस करेंगे, दशमलव में होगी तो कैसे बैलेंस करेंगे। अब यहां पर ये कितना है, ये जो 8 है इसका डाटा हमारे पास है। 8 बराबर कितना है, 8 बराबर है 8, मतलब 1 बराबर है 1। तो बच्चे कितने हैं, तो 7 बराबर बच्चे हैं 7, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। और यही आपसे सवाल में पूछा गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक व्यक्ति 8400 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटकर 6 सही 2/3% की दर से 3 वर्षों के लिए तथा 5% की दर से 5 वर्षों के लिए उधार देता है और ब्याज के रूप में उसे 1784 रुपए प्राप्त होते हैं। अब यहां पर भी वही बात है, अब आप चाहो तो इस 1784 रुपए को प्रतिशत में बदल दो और आप चाहो तो जो दोनों ब्याज दी गई हैं उन दोनों ब्याजों को आप किस में बदल दो, रुपए में। आइए दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। सवाल में आपको यह बोल रहा है, 7वां नंबर है, एक आदमी के पास कुल मिलाकर के 8400 रुपए है। सवाल वैसा ही है जैसे अभी जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, केवल फर्क इतना है कि साधारण ब्याज की जब हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां पर पहली कंडीशन 1 है और दूसरी कंडीशन 1 है। अब हम इमेजिन ये करेंगे यदि पूरा पैसा केवल इस जगह पर लगाया गया होता तो कितना ब्याज मिलता, और पूरा पैसा अगर इस जगह पे लगाया जाएगा तो कितना ब्याज मिलेगा। तो इसका मूलधन कितना है 8400 रुपए, दर हमको कितनी दी गई है 6 सही 2/3, मतलब कितनी दी गई है 20/3, और समय कितना दिया गया है 3, और बटे कितना है 100। और इधर कितना है, अगर यही पूरा पैसा 8400 रुपए 5% की दर से 5 वर्ष के लिए, और बटे कितना 100, 1 2 1 2 3 से 3 कैंसिल, 1 2 1 2 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, यहां से उसको ब्याज के रूप में मिलते 1680 रुपए। यहां से अगर हम देखें 4 यदि मैं इसको दे दूं तो यहां पर कितना बचेगा 25, कैलकुलेशन में आप लोग सीख रहे हो, तो यहां पर कितना बचेगा 4 दूनी 8, 4 कम 4 और 00। यहां टोटल अगर वो पैसा जमा करता तो उसको कितने रुपए मिल जाते 2100 रुपए। अब यहां पर 2100 रुपए, यहां पर कितने रुपए 1680 रुपए, लेकिन टोटल उसको कितने मिल रहे हैं, उसको मिल रहा है ब्याज 1784 रुपए का। अब अगर मैं इसको हल करूं, इसमें से इसको यदि घटाया जाएगा तो यहां कितना 104, और अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 16 दे दिया तो 1800 और 300 और, मतलब यहां कितना है 316। 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 7 28, 4 9 36। ये है आपका सवाल। अब ये दोनों मिलकर के टोटल पैसा है कितना 8400। इसको यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना 105 बराबर 8400, 21 पंचे 21 चौके और 5 कम 5, तो 1 बराबर कितना है 80। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है दोनों भाग, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा 79 गुणे 80, और ये वाला भाग कितना हो जाएगा 26 गुणे 80। तो 8 नाम 72, 8 सत्ते 56 और 7 63। यहां पैसा जमा किया गया था 6320 रुपए। 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, यहां जमा किया गया था 2080 रुपए। यहां हमने बात किसकी की, यहां हमने प्रतिशत को किस में बदला है रुपए में। अगर मान लीजिए इसको अगर मैं सीधा इसमें बदलना चाहता तो क्या हो जाता 1784 रुपए, कितना है इसका 8400 रुपए गुणे कितना है 100, 1 2 1 2। अब इसको हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 6 24, 6 4 10, 4 14, नहीं कट रहा है। 7 से 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा है। मतलब अब ये जो डाटा है वो कितना हो गया 446/21। अब अगर आप इसको हल करना चाहेंगे तो सवाल लेंदी हो जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि जब भी मामला प्रतिशत और रुपए से रिलेटेड आए, और खास तौर पर
अगर उसमें सही बटा का मामला है, जैसे यहाँ 6 से ही 2/3% है, तो आप सदैव याद रखिएगा कि आपको रुपए को प्रतिशत में नहीं बदलना है, बल्कि प्रतिशत को किस में बदलना है? रुपए। चलिए एक और सवाल देखते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहां पर कोई एक चीज कॉमन होती है और एक चीज अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बकरी की बात करूं तो सिर कितने? 1 और पैर कितने? 4। मुर्गी की बात करूं तो पैर सर कितना? 1 और पैर कितने? 2। अब अगर मैं ये बोलूं कि किसी एक बाड़े में मुर्गी और बकरियां एक साथ है, तो डिफरेंशिएट कहां से होगा? क्योंकि सर तो एक ही एक है। उनको जो हम अलग अलग करेंगे तो हम क्या करेंगे? बकरी और मुर्गी के जो पैर है वहां से अलग अलग करेंगे। अब जब हमको ये बोलता है कि 50 झुंड में 50 है बकरी और मुर्गी मिलाकर के, तो बकरी और मुर्गी मिलाकर के अगर 50 पैरों की संख्या बोल रहा है कितनी है? 120। अब अगर पूरी की पूरी बकरियां होती तो कितने पैर होने चाहिए थे? 200। और अगर पूरी की पूरी मुर्गियां होती तो पैर कितने होने चाहिए थे? 100। लेकिन पैर हैं कितने? 120। इसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ बकरियां हैं और कुछ मुर्गियां हैं। अब आपको करना क्या है? एक तरफ बकरी को ले लेना है, एक तरफ मुर्गी को ले लेना है, और दोनों का जो मिलाने के बाद जो बन रहा है वो कहां रहेगा? बीच में। लेकिन किसकी संख्या? पैरों की संख्या, चूंकि सर दोनों के समान है, अंतर कहां पर है? पैरों पर। ठीक है, ऐसा ही सवाल साइकिल और रिक्शे से भी बनता है। साइकिल में 2 चक्के लेकिन हैंडल 1, रिक्शे में 3 चक्के लेकिन हैंडल 1। जो भी सवाल है केवल हमें ये मान करके चलना है कि पहले हम पूरे को 1 मान लें, पूरे को 1 मान लें, देन आफ्टर हम उसको अलग अलग करें। देखिए सवाल को कैसे लगाना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ तोते तथा खरगोश है। उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 116 है। अब आपसे पूछ रहा है खरगोश की संख्या। डिफरेंशिएट कहां पर है? खरगोश और तोते। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 और तोते के कितने पैर होते हैं? 2। संख्या टोटल कितनी है? 35। सवाल नंबर 8। संख्या टोटल कितनी है? 35। यहां मान लीजिए तोता है और यहां मान लीजिए खरगोश है। अब अगर पूरे के पूरे तोते होते तो कितने पैर होते? 35 गुणे 2, मतलब यहां पैर होने चाहिए थे 70। अगर पूरे के पूरे खरगोश होते तो 35 गुणे 4, मतलब होने कितने चाहिए थे? 140। लेकिन वास्तव में जो पैर है वो है कितने? 116। मतलब अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये कितना? 24। 116 में मतलब ये कितना? 46। तो अगर हम इसको कट करें तो ये 12, तो ये कितना? 23। मतलब तोतों की संख्या 12 और 23, चूंकि ये 12 धन 23 बराबर टोटल कितना है? 35। तो 35 बराबर 35, मतलब 1 बराबर 1, मतलब वास्तव में ये कितने हैं? 12 और ये कितने हैं? 23। आपसे पूछा किसकी संख्या क्या है? आपसे पूछा जा रहा है खरगोश की संख्या। तो खरगोश की संख्या कितनी है? 23। और यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल कुछ इसी तरीके का है, ज्यादा इसमें कुछ मिश्रण रहता भी नहीं है, बस एक बार समझ में आने की देर। सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक कक्षा में 65 विद्यार्थियों के बीच 39 रुपए को, कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 65। उनके बीच में कुल मिला के पैसे कितने बांटे जाने हैं? 39 रुपए। प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलता है। अब अगर मान लीजिए उस पूरी कक्षा में पूरे के पूरे लड़के होते तो क्या होता, और पूरी की पूरी लड़कियां होती तो क्या होता, और वास्तव में हुआ क्या है? वास्तव में बटे कितने रुपए हैं? 39 रुपए। एक तरफ आप लड़कों को ले लीजिए और एक तरफ आप लड़कियों को ले लीजिए। टोटल बच्चे कितने हैं? 65। ये लड़के हैं और ये मान लीजिए लड़कियां हैं। लड़कों को कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 80 पैसे। लड़कियों को कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 30 पैसे। पूरे लड़के होते तो पैसा कितना? 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 4 52, एक टक के बाद दशमलव, यहां उसको मिलते 52 रुपए। इसकी बात करें तो 3 बचे 15, 3 छक्के 18, 19, यहां देते तो कितने देते? 19.5 रुपए। लेकिन वास्तव में बटे कितने हैं? 39 रुपए। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यहां भी आप दशमलव के बाद एक अंक कर दीजिए। ये दशमलव कैंसिल, ये दशमलव कैंसिल, ये दशमलव कैंसिल। अब 390 में 195, 390 माइनस 195,
तो कितना आ जाएगा 195। 390 में अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 120। अब अगर मैं इसको हल करूं तो ये कितना 24 और ये कितना 5 9 45। अभी भी कट रहा है 3 8 24, 13 3 39। मतलब लड़कों की संख्या अगर 13 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है 8। ध्यान रखिएगा 390 में 30, सॉरी काटने में गड़बड़ी हो गई है, ये वास्तव में 130 था। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 5 9 45, 13 3 39, 13 3 26। रेशियो है 3:2। टोटल बच्चे कितने हैं 65। ये मिलाकर के कितना बोल रहा है 65। मतलब 5 बराबर 65 तो 1 बराबर 13। अब आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है लड़के लड़कियों दोनों की, मतलब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुणे 13 बराबर ये कितने हैं 39। ये संख्या कितनी हो जाएगी 2 गुणे 13 बराबर ये संख्या कितनी है 26। मतलब वास्तव में 65 बच्चों में से लड़कों की संख्या 39 थी जिनको 80-80 पैसे मिले हैं, लड़कियों की संख्या 26 थी जिनको 30-30 पैसे मिले हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन वह कार्य करेगा उस दिन उसे 10 रुपए का पारिश्रमिक मिलेगा, लेकिन जिस दिन वह कार्य नहीं करेगा उसे 2 रुपए हर्जाने के रूप में देना होगा। अब जब 30 दिनों के बाद उसे कुल 216 रुपए प्राप्त हुए। सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, शर्त ये थी कि बंदे को 30 दिन काम करना है, अगर वो काम करेगा तो उसे 10 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर किसी दिन वह ड्यूटी नहीं आ पाता है तो उसे 2 रुपए हर्जाने मतलब उसकी जेब से जाएगा। 30 दिन काम करने के बाद जब उसने देखा तो उसके रुपए में 216 रुपए बचे हुए थे। अगर वह 300 दिन काम करता तो उसे टोटल मिलने कितने चाहिए थे 300 रुपए। अगर वो 300 दिन काम न करता तो उसकी जेब से जाने कितने चाहिए थे 2 रुपए पर डे के हिसाब से मतलब 60 रुपए, लेकिन ना तो उसे 300 रुपए मिले हैं और ना ही उसे 60 रुपए गए हैं, मतलब बीच का कुछ मामला है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो सवाल में क्या है, यहां पर हम एक तरफ ले लेते हैं काम किया और एक तरफ ले लेते हैं नहीं किया। टोटल जो दिन है वो कितने हैं 30 दिन। शर्त क्या थी, अगर पूरे दिन वो काम करता तो उसकी जेब में आने चाहिए थे 300 रुपए। पूरे दिन अगर वो काम नहीं करता तो उसके जेब से जाने चाहिए थे 60 रुपए। ऋण मैंने इसलिए लिख दिया ताकि वो 60 रुपए उसकी जेब से जाए, लेकिन वास्तव में उसके साथ हुआ क्या है, उसके साथ हुआ यह है कि उसे मिले हैं 216। अब 300 में से 216 को घटाएंगे तो यहां कितना 84। अब इसमें से इसको घटाना है तो अब ये ध्यान दीजिएगा ये ऋण 60 है तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जब ये ऋण है तो ये जुड़ेगा तो 260 और 16 और 260 कितना हो जाएगा 276। अब अगर मैं देखूं 4 से काट लेते हैं, 4 6 24, 4 9 36। अब ये किससे कट रहा है 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और ये कितना है 23। अब ये टोटल मिला करके कितना है 30, मतलब 30 बराबर 30 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। आपसे सवाल में पूछा क्या गया था, वह कितने दिन कार्य से अनुपस्थित रहा, नहीं किया, मतलब इस सवाल का जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा 7 बराबर 7 का। मतलब उसने टोटल काम कितने दिन किया है 23 दिन और काम कितने दिन नहीं किया है तो 7 दिन। आइए देखते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल और आज के वीडियो का आखिरी सवाल। अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है एक दुकानदार 10 कलम तथा 5 पेंसिलें 500 रुपए में खरीदकर कलमों को 10% लाभ और पेंसिलों को 15% हानि पर बेच देता है और इस प्रकार उसे 25 रुपए का लाभ होता है। यहां पर क्या फर्क सवाल में है क्या, कलम और पेंसिल। अगर बात केवल कलम और पेंसिलों की होती तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन यहां पर कलम और पेंसिलों की संख्या दी गई है। सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है, एक तरफ है कलम और एक तरफ है पेंसिल। यह है आपका 11वां सवाल। यहां पर क्या है कलम है और ये क्या है पेंसिल। कितनी कलम खरीदता है वो 10 कलमें और 5 पेंसिल। कलमों की संख्या है 10, पेंसिलों की संख्या है 5। कलम को 10% और इसको 15% हानि पर। टोटल जो कीमत है वो कितनी है 5। ये है
अब अगर केवल कलमे ही कलमे खरीदता तो क्या होता, 500 गुणे 10 बटे 100, 1 2 10 पना 50 रुपए। अगर केवल पेंसिलें ही पेंसिलें खरीदा होता तो 500 गुणे 15 बटे 100, 15 पना 75। यहां पर क्या हो जाता, 75 रुपए की हानि। और कुल मिलाकर के उसको हुआ क्या है, 25 रुपए का लाभ। अब 25 रुपए का लाभ हुआ तो 50 में 25 गया कितना, 25। अब यहां जुड़ेगा तो 75 और 25 कितना, 100। तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ये आपका सवाल है। अब 4 प्लस 1 ये कितना हो गया, 5। तो 5 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना, 100। मतलब 4 बराबर कितना हो जाएगा, 400। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100। अब ध्यान दीजिए, कलम कितनी खरीदी गई है, 10। पेंसिल कितनी खरीदी गई है, 5। तो 10 मतलब इसकी कीमत कितनी है, 40। और ये कितने का है, 20, मतलब 20। तो एक कलम और एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 60 रुपए। और यही आपसे सवाल में पूछा गया। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि मिश्रण को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, एक में है मिलाना और एक में है अलग करना। मिलाने वाले जो पार्ट हैं वो कल का और आज का ये वीडियो मिला करके लगभग मिलाने वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हैं और जो आपसे नहीं बन रहे हैं, आपने कहीं से भी उसे देखा हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में डालने की कृपा करें ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।